नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है कुख्यात वीरप्पन की, और यह श्रृंखला शुरू हुई खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 305 से, और आज वीरप्पन श्रृंखला की 37वीं कहानी स्टोरी नंबर 37 हम कहने जा रहे हैं, और खबरों के पीछे का ये एपिसोड नंबर है 341। तो देखिए, अब वीरप्पन का अंत समय आ रहा है, आ गया है कहने। अंतिम व्यूह रचना रची जा रही है। बीच में कुछ परेशानी आएगी, लेकिन के विजय कुमार जो अब एसटीएफ के इंचार्ज बनकर आए हैं, वे वीरप्पन को मारेंगे। तो देखिए, ट्रेनिंग पूरी हो गई। कर्नाटक की एसटीएफ के साथ जो पंगा होता था वह भी मेल में बदल गया। अब आगे की तैयारी करनी है, और पहले तो इस बात की तैयारी की गई कि जंगल में घुसकर वीरप्पन को मार दें। लेकिन तभी एक नया प्लान दिमाग में चौंका, और यह प्लान बताया कर्नाटक के ही एक एसटीएफ के पदाधिकारी ने। दरअसल उनकी पदस्थापना दूसरी जगह हुई थी। वे अपना कार्यकाल पूरा कर वापस लौट रहे थे, और इस पदाधिकारी के सम्मान में फेयरवेल पार्टी दी गई थी एमएम हिल्स पर। इस पार्टी में शामिल होने को के विजय कुमार गए थे, जिन्हें अब आगे की पूरी जिम्मेदारी संभालनी थी। तो डिनर के बाद जब के विजय कुमार और उनके साथ थे एसपी कानन, तो कर्नाटक के उसी एसटीएफ वाले पुराने पदाधिकारी जो आज विदाई ले रहे थे ने कहा था कि देखिए सर, अब तक हम ये गलती करते आए हैं कि जंगल में घुसकर मारेंगे। जंगल में वह मगरमच्छ है और हमें खा जाता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे जंगल के बाहर निकालें। तो यह कोशिश कैसे संभव होगी? तो के विजय कुमार के दिमाग में यह बात बैठ गई, और जब वह वापसी कर रहे थे, उनके साथ एसपी कानन थे। एसपी कानन का नाम आपने पहले भी एपिसोड में सुना होगा। ये वही एसपी कानन हैं जिन्होंने वीरप्पन के ठिकाने पर गुंडा मवाली भेजे थे। वीरप्पन का बड़ा भाई जो कोयंबटूर की जेल में बंद था, उसे धोखे में रखकर हिदायतुल्लाह कन्याकुमारी का बदमाश अपने 3 साथियों के साथ गया था, लेकिन वीरप्पन को मार नहीं पाया था और वापस लौट आया था, वापस कर दिया गया था। तो के विजय कुमार ने एसपी कानन के साथ शेयर किया। 27 किलोमीटर की वापसी का रास्ता था। इन सबों को पहुंचना था पलार वाले चेक पोस्ट पर। तब तक कुछ कुछ बातें दिमाग में आई। के विजय कुमार ने और कानन ने सोचा, यदि जंगल से बाहर हमें वीरप्पन को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले जेहन में जो किरदार सामने आया, वह किरदार था वीरप्पन की पत्नी मुथु लक्ष्मी, जो सेलम में रह रही थी। और सोचा गया कि इतना कुछ हुआ, वीरप्पन ने राजकुमार का अपहरण किया, कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा का अपहरण किया, उसने कई मांगे रखी, लेकिन कभी भी वीरप्पन ने अपनी पत्नी मुथु लक्ष्मी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो वो सेलम में रह रही थी और एसटीएफ की निगरानी में थी। एसटीएफ के 2 पदाधिकारी ऐसे थे जो नजर रखते थे मुथु लक्ष्मी पर, जिसमें एक थे इंस्पेक्टर अशोक कुमार और दूसरे थे इंस्पेक्टर रामालिंगम। और इन दोनों में इंस्पेक्टर अशोक कुमार पर मुथु लक्ष्मी अधिक भरोसा करती थी। तो देखिए, अब यह जो चीजें हुई और जो दिमाग में बात आई, तो पहली बात, मुथु लक्ष्मी की कड़ी को हम क्या जोड़ सकते हैं? वीरप्पन की बेटी का ख्याल आया। देखिए, जब इतना बड़ा एक्शन चला तो वीरप्पन की बेटी के बारे में आपको पता ही है कि मुथु लक्ष्मी अपने माता पिता के पास छोड़कर जंगल में गई थी, और जंगल में जब रेड हुई तो वीरप्पन और मुथु लक्ष्मी अलग अलग हो गए थे। तो एसटीएफ वालों ने क्या किया था कि वीरप्पन की बेटी को, जो जिंदा थी, उसे एक तमिल दंपत्ति को बचपन में ही गोद दिला दिया था। तो अब इस प्लान पर भी काम करना होगा। यदि मुथु लक्ष्मी को हम अपने करीब ले आए, मतलब भरोसा जीत सके किसी तरीके से, कोई भी ड्रामा करें, कोई भी प्लान करें, तो बिटिया को भी मिलाना होगा। लेकिन वो जो तमिल दंपत्ति था, बिटिया को देने को राजी नहीं था। वह
अब उसे बिटिया की तरह ही पाल रहा था। तो खैर उधर भी काम शुरू हुआ। और जो तीसरी बात नजर आई कि वीरप्पन को इलाज की जरूरत है, तो समझा यह गया कि यदि मुथ्थू लक्ष्मी का विश्वास हम पहले जीते और मुथ्थू लक्ष्मी को अपने करीब लाएं, तो फिर शायद मुथ्थू लक्ष्मी से मिलने के बहाने या संपर्क करने के बहाने वीरप्पन जो है जंगल से बाहर निकल आए। लेकिन यह पूरा खेल एसटीएफ खुद नहीं कर सकती थी, तो यह खेल कैसे हो? तो सोचा यह गया कि विजय कुमार साहब के दिमाग में एक प्लान आया कि हमें कोई एक ऐसी लड़की चाहिए, एसटीएफ के भीतर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तमिलनाडु की पुलिस में है कि नहीं है, जो लड़की किसी तरीके से मुथ्थू लक्ष्मी की दोस्त बन जाए। तो एसपी कानन जो साथ थे उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पुलिस वालों में ऐसी कोई लड़की को नहीं जानता हूं, लेकिन एक सिविलियन है जिसे मैं जानता हूं और वह इस किरदार को निभा सकती है मेरे कहने पर। तो के विजय कुमार ने कहा चलिए ठीक है, इस पर भी हम लोग सोचते हैं। तो देखिए, प्लान अब तैयार किया जाने लगा। लड़की का रोल तो बाद में आएगा। अब प्लान का हिस्सा यह है कि जहां मुथ्थू लक्ष्मी रह रही है, घर से निकलना बहुत कम है, लेकिन पहले उसे परेशानी का एहसास कराया जाए, और जब परेशान होगी तो फिर देखना होगा कि वह परेशानी को शेयर किससे करती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु की एसटीएफ जो अब ठीक से काम कर रही है, तो कर्नाटक की एसटीएफ को यह जिम्मा दिया गया कि जहां मुथ्थू लक्ष्मी सेलम में रह रही है उसके इर्द गिर्द अपनी जीप 24 घंटे लगाए रखो। यह जीप जो है पुलिस की जीप नहीं होनी चाहिए, यह जीप कर्नाटक के नंबर की जीप होनी चाहिए। उस पर 4 लोग होने चाहिए, उम्र से 40 वर्ष के कम के होने चाहिए, और सभी सादी वर्दी में हो, मतलब पुलिस की वर्दी में नहीं हो, लेकिन पुलिस जैसा दिखते हो। तो यह काम वहां कर दिया गया जहां मुथ्थू लक्ष्मी सेलम में रह रही थी। अब देखिए क्या होता है। रामालिंगम की खोज होती है जो मुथ्थू लक्ष्मी के करीब हैं। तो मालूम हुआ कि वे कहीं गए हुए हैं। इंस्पेक्टर अशोक कुमार बुलाए जाते हैं, उनसे प्लान को शेयर किया जाता है। इंस्पेक्टर अशोक कुमार वैसे एसटीएफ के प्राधिकारी हैं जो किसी भी कीमत पर अपनी कुर्बानी देकर भी वीरप्पन को मारना चाहते हैं। तो उन्हें इस ड्रामा का पूरा ज्ञान दिया जाता है। तो अब जब मुथ्थू लक्ष्मी घर से बाहर जब कभी सब्जी लेने के लिए या कुछ के लिए बाहर निकलती हो, पहले कोई तकलीफ नहीं होती थी। वह जहां रह रही थी वहां लोग जानते भी नहीं थे कि यह वीरप्पन की पत्नी है। तो जैसे ही वह घर से बाहर आई तो उसने देखा कि कर्नाटक पुलिस की एक जीप खड़ी है और सामान खरीदने को निकली थी। उस पर 4 लोग हैं जो पुलिस सा दिखते हैं, सभी 40 से कम उम्र के हैं। वह गुस्से में वापस आ गई और उसे मन में यह लग गया कि कहीं खतरा मेरे पीछे आ गया है। वह 2 दिनों तक फिर नहीं निकली, 2 दिनों के बाद फिर निकली। अब उसने देखा, मुथ्थू लक्ष्मी ने देखा कि जो जीप हमने 2 दिनों पहले देखी थी कर्नाटक नंबर वाली, वह जीप अब बिल्कुल नुक्कड़ पर खड़ी है। तो इस दफे तो वह भागती हुई अपने घर के भीतर घुसी और गुस्से में उसने कर्नाटक की पुलिस को बहुत ही भला बुरा कहा। कर्नाटक की पुलिस ने उसे टॉर्चर भी किया था जब वह कर्नाटक पुलिस की हत्या चढ़ी थी। तो उसका गुस्सा जो है 7वां आसमान पर चढ़ गया। अब वह घर के भीतर ही बंद रहने लगी। तो यह सब ड्रामा था, एसटीएफ ने इसे प्लान किया था, लेकिन मुथ्थू लक्ष्मी को कहां पता, वह बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी। 2 दिनों बाद मुथ्थू लक्ष्मी के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। आवाज जानी पहचानी थी जिसने बाहर से आवाज दी थी। तो मुथ्थू लक्ष्मी ने दरवाजा खोल दिया और जब दरवाजा मुथ्थू लक्ष्मी ने खोला तो सामने इंस्पेक्टर अशोक कुमार अकेले थे। तो अशोक कुमार से मिलते ही मुथ्थू लक्ष्मी रोने लगी। उसने अपनी परेशानी बताई। इंस्पेक्टर अशोक कुमार इन दिनों में मुथ्थू लक्ष्मी से इस तरीके से घुल मिल गए थे जिससे यह प्रतीत हो कि इंस्पेक्टर अशोक कुमार मुथ्थू लक्ष्मी के शुभचिंतक हैं। तस्वीरें तो छपती नहीं थी,
इनकी जो एसटीएफ वाले थे, जो के विजय कुमार की बात अलग है, लेकिन जो नीचे काम कर रहे थे, तो इंस्पेक्टर अशोक कुमार को देखते ही मुथ्थू लक्ष्मी रोने लगी और कहा मेरी मदद करो। तो इंस्पेक्टर अशोक कुमार इस तरीके से अपना चेहरा बनाए रखे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, वह मुथ्थू लक्ष्मी को बहन कहने लगे थे, तुम परेशान मत हो, तुम्हें हम यहां से निकाल कर ले चलते हैं, ऐसी जगह ले चलते हैं जहां कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी मेरे साथ चल चलो, जितना सामान बांध सकती हो उतना ही सामान लेकर चलो, बाकी छोड़ दो, समय बहुत कम है। तो देखिए मुथ्थू लक्ष्मी अब अशोक कुमार की जाल में फंसना शुरू हो गई। तो वह तैयार हो गई और अशोक कुमार ने बताया कि देखो मेरे साथ चल रही हो तो हम तुम्हारे लिए मकान तलाशेंगे, लेकिन किसी को भी हम अपना परिचय नहीं दे सकते हैं, इसलिए जहां कहीं भी चलेंगे लोग तुम्हें तो पहचानते नहीं है। मैं भी अपने बारे में कहूंगा तुम्हें अकेले रहना है कि मैं इनका बड़ा भाई हूं, अरब से आया हूं, फिर मुझे वापस जाना है। तो इस तरीके से हम घर तलाशेंगे तुम्हारे लिए जहां सुरक्षित तुम्हारा ठिकाना हो। दरअसल एसटीएफ का उद्देश्य यह है कि हमें मुथ्थू लक्ष्मी को वहां ले जाना है जो बीरप्पन के जंगल के करीब है, लेकिन इसकी पहली कड़ी अभी दूसरी है। तो सभी लोग सामान बांधकर, मतलब मुथ्थू लक्ष्मी सामान बांधकर इंस्पेक्टर अशोक कुमार के साथ जीप में बैठ गई। अब आगे घर तलाशने का काम किया जाना है, इसे भी एसटीएफ ने प्लान किया है। तो ये लोग सेलम से निकले, इरोड गए। पहले इरोड में कई मकानों को देखा, मकान मालिक से मिले जहां मकान खाली था, लेकिन कोई मकान देने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर ये इरोड से तिरुप्पुर गए, वहां भी कई मकान खोजे, लेकिन वहां भी कोई मकान देने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि इंस्पेक्टर अशोक कुमार जो मुथ्थू लक्ष्मी के बड़े भाई शंकर बने हुए थे, शंकर नाम रखा गया था, उन्होंने पूरा ड्रामा किया, मकान मालिक के सामने गिड़गिड़ाए और आरजू विनती की, मोल भाव किया, पर कहीं मकान नहीं मिला। लेकिन ध्यान रखिए, जिन मकानों को तलाशा गया और वहां जो मकान मालिक थे वह कोई असली मकान मालिक नहीं था। यह सब पहले एसटीएफ ने प्लान कर रखा था और एसटीएफ के इंटेलिजेंस विंग के लोग उन मकानों में जहां मुथ्थू लक्ष्मी को लेकर इंस्पेक्टर अशोक कुमार को पहुंचना था, वहां पहले से मकान मालिक के रूप में तैनात थे और उन्हें इस ड्रामे के तहत, इस प्लान के तहत मकान देने से इनकार करना था। तो देखिए अब जो मकान आगे मिला, वह मकान मिला। ये लोग मकान तलाशते तलाशते शाम का वक्त हो चुका था, कह सकते हैं सांझ ढल गई थी। पहुंच गए कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर में जगह बड़ाबल्ली। तो बड़ाबल्ली में एक मकान में टूलेट, मतलब किराए के लिए खाली है, का बोर्ड दिखा। वहां इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने दरवाजा खटखटाया। दिन भर जितना कुछ हुआ था, मुथ्थू लक्ष्मी जीप के भीतर ही बैठी रहती थी। तो ये आखिरी कोशिश कहने के लिए की जा रही थी, जैसा मुथ्थू लक्ष्मी को बताया गया था। तो मालूम हुआ कि इस घर में सिर्फ 2 औरतें रहती हैं, एक की उम्र अधिक है और दूसरे की उम्र कम है। मतलब दूसरे जिसकी उम्र कम है वह मुथ्थू लक्ष्मी से कोई 10 साल कम उम्र की होगी। तो बातचीत में मकान मालकिन यह मकान मुथ्थू लक्ष्मी को देने को तैयार होगी, मतलब वह बूढ़ी औरत। तो मकान देने को तैयार हो गई और यह मकान जो मिला, इसमें मुथ्थू लक्ष्मी के लिए एक बेडरूम था, किचन था, सेपरेट बाथरूम था और आने जाने का रास्ता अलग से था। तो मुथ्थू लक्ष्मी को यह घर देखकर अच्छा लगा कि चलो यहां सिर्फ 2 औरतें हैं, इनमें से एक जो है वह हमसे 10 साल कम उम्र की है। तो इस घर में रहने के लिए मुथ्थू लक्ष्मी चली आई रात को ही। तो इस घर में मुथ्थू लक्ष्मी उस रात से ही रहने लगी। देखिए अब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने अपना पहला काम पूरा कर लिया था। जैसे ही मुथ्थू लक्ष्मी को वह कोयम्बटूर के बड़ाबल्ली मोहल्ले में घर में शिफ्ट किए, बाहर आए, रास्ते में थे, एसपी कानन को खबर दी कि देखिए यह काम हमने कर दिया
और इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ध्रुव तारा। तो देखिए, हमने जैसा इस कहानी के प्रारंभ में कहा था कि मुथु लक्ष्मी का दोस्त बनाना किसी औरत को था, तो यहां उस बूढ़ी औरत के साथ जो दूसरी औरत या यूं कह ले कि लड़की थी, वह कोई और नहीं थी, यह राम्या थी जो एसटीएफ के लिए काम कर रही थी। तो राम्या इस भूमिका के निर्वहन के लिए तैयार हुई थी, और इस भूमिका के निर्वहन में वह कितना फिट बैठती है, यह तो आगे आने वाले दिनों की बात है। एसपी कानन की चिंता भी और के विजय कुमार की चिंता भी। तो पहली कड़ी ध्रुव तारा का संपन्न। तो अब मुथु लक्ष्मी उस घर में रहने लगी। ये जो कहानी है ये दिसंबर 2003 की है। 2 महीने का वक्त लगा, और इन 2 महीनों में मुथु लक्ष्मी ने राज तो खोला नहीं था कि वह वीरप्पन की पत्नी है। राम्या ने मुथु लक्ष्मी से दोस्ती कर ली। ऐसी दोस्ती की पूछिए मत। तो फरवरी 2004 का एक दिन है जब राम्या, जो एसटीएफ के लिए काम कर रही है, मुथु लक्ष्मी को ब्यूटी पार्लर ले चलने को तैयार कर लेती है। मुथु लक्ष्मी जब ब्यूटी पार्लर पहुंचती है तो वह अपने को आजाद पाती है। इतने दिनों के तनाव से उसे रिलीफ मिलता है। उसे लगता है कि नई जिंदगी मिली है। तो अब तक उसने राम्या को कुछ नहीं बताया है, पर दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी होती जा रही है। और ध्यान रखिएगा, इस मकान में जहां मुथु लक्ष्मी रह रही है, वहां एसटीएफ ने एक और व्यक्ति को फिट कर रखा है। वह जो व्यक्ति है वह एसटीएफ का एक कांस्टेबल है, जो कांस्टेबल की तरह नहीं दिखता है। उसकी भूमिका इस घर में तय की गई है नौकर और ड्राइवर की। तो इन दोनों भूमिकाओं में वह एसटीएफ का बंदा बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसे यह बात निर्देशित की गई है कि तुम्हें मुथु लक्ष्मी की प्राइवेट लाइफ में कोई खलल नहीं पैदा करनी है, लेकिन यदि मुथु लक्ष्मी से कोई मिलने आता है तो वह मिलने वाला व्यक्ति कौन है और वह किस रास्ते से आता है, फिर किधर जाता है, इसकी निगाह रखनी है, तुम्हें पकड़ नहीं लेना है। तो खैर, वह अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। बाजार भी गया, ब्यूटी पार्लर तक ले गया राम्या को और मुथु लक्ष्मी को। तो दोस्ती बढ़ी, और जब दोस्ती बढ़ी तो अब एसपी कानन ने और के विजय कुमार ने यह तय किया कि अब इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यह ऑपरेशन आगे कैसे बढ़े? तो सवाल यह पैदा होता है, यह विचार तो पहले भी आया था कि वीरप्पन जो है जंगल से निकलकर शहर तो आएगा नहीं, कोयंबटूर कहां आएगा? तो वीरप्पन जब शहर नहीं आएगा तो वो आ कहां सकता है? तो अब उन जगहों की तलाश की जाने लगी कि कहां तक जंगल से बाहर निकालकर उसे हम ला सकते हैं मुथु लक्ष्मी के बहाने। तो यह तलाश पूरी हुई ऊटी से कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर एक चाय बागान में। इस बीच राम्या, जो मुथु लक्ष्मी की दोस्त हो चुकी है, उसने मुथु लक्ष्मी को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि चलो कहीं सैर करते हैं, कहीं घूम कर आते हैं। तो मुथु लक्ष्मी अब अपने को आजाद मान रही है, कोई मन में शंका नहीं है, राम्या पर इतना भरोसा हो गया है। लेकिन अभी उसने वीरप्पन के बारे में कुछ नहीं बताया है, अपने पति के बारे में। तो राम्या जो है उसे ऊटी से 20 किलोमीटर दूर एक चाय बागान के गेस्ट हाउस में ले जाती है, जो बिल्कुल एकांत में है, बिल्कुल ऐसी जगह पर है जहां बहुत हलचल नहीं है। तो वहां मुथु लक्ष्मी को और शांति महसूस होती है। मुथु लक्ष्मी कहती है कि यह बागान किसका है? तो वह कहती है कि यह बागान मेरे परिवार वालों का है, राम्या कह रही है। और जब कभी हम लोगों को फुर्सत होती है तो हम यहां आते हैं। एसटीएफ ने जो ऑपरेशन को डिजाइन किया है, जो ऑपरेशन ध्रुव तारा है, इसमें इस चाय बागान का नाम रखा गया है बोस्टन एस्टेट। तो यहां राम्या और मुथु लक्ष्मी दोनों बिल्कुल ही सुखमय जीवन गुजार रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन बहुत लोग नहीं है। यहां भी मुथु लक्ष्मी और राम्या के आने के पहले एसटीएफ ने अपने एक बंदे को तैनात किया, जिसकी जिम्मेदारी चौकीदारी की थी और रसोइये की थी। तो वह एक दिन राम्या को और मुथु लक्ष्मी को पूरा बाग घुमाने को ले गया। हालांकि यह जो चाय बागान है वह 20 एकड़ का ही है, लेकिन
बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुति दी जाती है, प्रेजेंटेशन दिया जाता है ताकि मुथु लक्ष्मी प्रभावित हो जाए। तो अब यह काम भी हो गया। मुथु लक्ष्मी को सेलम से निकालकर वहां ले आया गया, कोयंबटूर से भी निकालकर वहां ले आया गया, जो वीरप्पन के घने जंगलों के बहुत करीब पहुंच रहा है। यहां चाय बागान में राम्या और मुथु लक्ष्मी दोनों ही बड़े चैन से हैं। अब जबकि बहुत भरोसा हो जाता है राम्या पर मुथु लक्ष्मी को, तो तारीख याद कीजिएगा, वह तारीख है 26 फरवरी 2004। उस दिन मुथु लक्ष्मी जो है अपना सच उगल देती है। दोनों में इतनी दोस्ती हो गई है। तो मुथु लक्ष्मी राम्या से कहती है, हमारी दोस्ती जिंदाबाद, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मेरे बारे में जानोगे तो कहीं मुझसे दोस्ती न तोड़ देना। तो राम्या के मन में भी कौतूहल जैसा भाव होता है, क्योंकि वह जानती है कि एसटीएफ के ऑपरेशन में है, लेकिन बहुत कुछ नहीं जानती है। तो मुथु लक्ष्मी कहती है, पहले कसम दो कि तुम दोस्ती नहीं तोड़ोगी। तो राम्या कसम देती है। इसके बाद मुथु लक्ष्मी सब कुछ बताने लगती है। कहती है, मैं उस आदमी की बीवी हूं जिसे पूरा देश तलाश रहा है। मैं उस आदमी की बीवी हूं जिसके लिए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला की पुलिस परेशान है, और उस आदमी का नाम है वीरप्पन। तो राम्या कुछ जानती होगी, कुछ नहीं जानती होगी, वह इस तरीके से ड्रामा करती है कि उसका तो सर ही चकरा गया। लेकिन खैर, तो अब मुथु लक्ष्मी कहते चली जा रही है वह जिंदगी में क्या क्या सब हुआ, कब कब हुआ, कितनी परेशानी हुई, वह सब कुछ बयां कर रही हैं और रो रही है। राम्या जो है उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यह समझाना किस रूप में है आप समझ रहे हैं। तो अब 26 फरवरी 2004 को मुथु लक्ष्मी राम्या को अपना पूरा भेद खोल देती है। खैर, भेद खुल गया। अब देखिए राम्या क्या करती है। अब राम्या उस चाय बागान से मुथु लक्ष्मी को उधर ले जाती है जिधर धिम्बम की पहाड़ियां हैं, और धिम्बम की पहाड़ियों को ही वीरप्पन का गढ़ माना जाता है। तो जब वह धिम्बम की पहाड़ियों के करीब पहुंचती है मुथु लक्ष्मी, तो वह और रोने लगती है। वह राम्या को बताती है कि यह पहाड़ वही पहाड़ है जहां हम अपने पति वीरप्पन से बिछड़ गए थे। वह कहती है कि मुझे विश्वास है कि वीरप्पन अब भी यहीं होगा। और बिछड़ने के दिन, जिस दिन दोनों रेड के बाद अलग अलग हुए थे, क्या क्या हुआ था, कर्नाटक पुलिस ने मेरे साथ क्या क्या टॉर्चर किया था, वह पूरी कहानी बयां करती है। यह भी बताती है कि वीरप्पन उसे किस रूप में याद करता होगा, किस रूप में प्यार करता था। तो ये सारी कहानी वह राम्या को बता देती है। राम्या जो एसटीएफ की किरदार है, वह समय निकालकर एसपी कानन को पूरे मामले की जानकारी देती है। तो कानन अब खुश हैं और ऑपरेशन का अगला स्टेज तैयार है। तो अगले ऑपरेशन में क्या क्या होगा, बहुत ही भयंकर है। वीरप्पन भी बहुत कुछ समझता है बाद में। तो लेकिन एसटीएफ के ऑपरेशन का अंजाम क्या होता है, यह सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं, कल रात 9 बजे खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 342 में। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी बताने को कह रहे हैं, सुनाने को कह रहे हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा, यदि कोई विशेष कहानी सुनाने बताने को कह रहे हैं तो उस कहानी की तारीख, मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का पता भी हमें दीजिए, और इससे
फायदा यह होगा कि हम अपनी डायरी के पन्नों में तलाश सकेंगे। डायरी में नहीं होगी कहानी तो रिसर्च टीम को कहेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। वीरप्पन श्रृंखला की अगली कहानी के साथ मिलेंगे कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।